अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रांझा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और गर्मियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ यानी कि ठंडी ठंडी लस्सी, आइसक्रीम और दावतों का सिलसिला शुरू हो जाना। लेकिन इस दौरान क्या हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं खाने के साथ साथ? इसीलिए हम आज के शो के ऊपर बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापेपन के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अदवारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब का तारुफ ये, डॉक्टर साहब इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और आपकी स्पेशलिटी कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी है। आप पिछले 30 साल से फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल डायरेक्टर हैं और दिल के मर्ज़ की मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाने में बेहद मदद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आज शो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो है ओबेसिटी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं कि ओबेसिटी यानी कि वज़न का बढ़ जाना, अक्सर इसको एक कॉस्मेटिक यानी कि खूबसूरती का मसला समझा जाता है। लेकिन ओबेसिटी के दौरान में बॉडी के अंदर ऐसे क्या तब्दीलियाँ होती है जो कि आपकी सेहत के ऊपर जो है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है? अजी बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। देखिए ये जो आपने उर्दू में बात की कि मोटापा, मोटापा एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और ये जी। हर चीज़ को कवर नहीं करता क्योंकि मोटापे से हमें ये नहीं पता चलता कि कितना मोटा और कितना हुँ, ज़्यादा मोटा। तो जी, अगर इसको हम 2 में तक़सीम कर दें इस मोटापे को, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है मोटापा और क्या हमारे लिए मोटापा बुरा है। सही। तो उसमें आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जो जिस्म बनाया है और ये जिस्म में आपका जो वज़न है, जो आपकी कद है, ये एक आपको वैल्यू बताता है कि आपका ये वज़न और आपका कद आपके लिए कितना मुनासिब है। जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं और जब जी, कपड़े पहनते हैं और आपको महसूस होता है कि ये कपड़े अब मुझे तंग होना शुरू हो गए हैं, तो आप महसूस कर लेते हैं कि ये हुँ, मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। और जब बिल्कुल, आपको ये महसूस हो कि मुझे अब अपने ये कपड़े तब्दील करके दूसरे लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस हुदूद से आगे निकल गए। तो इसी सही, तरीके से मोटापा भी है। तो मोटापे में एक होता है कि आपका जो नॉर्मल वज़न है, उससे कितना वज़न आपका ज़्यादा हो गया, वो बिल्कुल, एक मोटापा है। और जब उस हुदूद से आप आगे निकल जाते हैं, तो जिस्म जो होता है, वो फरबा हो जाता है, जी, गोल-मटोल सा हो जाता है कि आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में जैसा कि पेट पे सबसे पहले आपके जो राने हैं, आपके जो कूल्हे हैं, आपके शाने हैं, इन पे जो है ना चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी और आपको तंगी फ़ील होगी जब आप कोई भी अपना काम करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि भई अब मेरा जिस्म फ़रबा हो गया। जी, जिस तरीके से आप किसी चीज़ को पैमाने को नापते हैं, जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको ब्लड प्रेशर के आले से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी को शुगर हो गई है, तो हमें पता है कि शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या है और हम उसको चेक करते हैं कि इसको ज़्यादा है या कम है। इसी तरीके जी, से मोटापे को भी नापने के लिए एक मेथड है जो कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने जिस्म को देखें और हम जानना चाहें कि हमारा वज़न जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है या हम अपने वज़न से आगे बढ़ रहे हैं या हम हुँ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके सही, लिए एक तरीका है कि बहुत आसान तरीका है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और घर पे करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने जो ये मोटापे के किस सीढ़ी पे खड़े हैं। तो जैसे हुँ, अगर 1 से लेके 5 तक की सीढ़ियाँ हैं, तो आप किस सीढ़ी पे खड़े हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह अपने आप को कंट्रोल करें। सही, तो सही, ठीक है सर। तो मोटापा जो है अब क्या है कि एक हो गया ओवरवेट, ओवर का मतलब हो गया ज़्यादा, वज़न का हुँ, ज़्यादा होना और जी, एक हो गया ओबीस यानी कि हुँ, आप ओवरवेट की हुदूद से भी बाहर निकल गए। तो सही, इसलिए आपको क्या होगा कि आप अपना वज़न देखें, तो एक नॉर्मल इंसान में जब हम अपने जिस्म को देखते हैं और उसमें हम जाँचते हैं कि हमारे 1 इंच
बॉडी के 1 इंच के हिस्से पे कितना वज़न है, कितना फैट है, तो उसको हम जाँचने के सही, लिए हम उसका एक फ़ॉर्मूला जो कि ऑर्गनाइज़ेशंस ने बनाया हुआ है कि आप अपनी कद को नापिए और कद को नाप के उसको सेंटीमीटर या इंच में आप नापते हैं घर में, उसको आप मीटर में नाप तब्दील कर लें। जब आप ठीक उसको है, इंचेस को मीटर में तब्दील करेंगे, तो वो 1 मीटर बन जाएगा और उस सही, मीटर को आप जब वज़न से अपने तक़सीम करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी वेट इंडेक्स क्या है। तो जैसा सही, कि देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सॉरी, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। जी, मिसाल जी, ये है कि किसी आदमी का जो कद है, वो 5 फुट 7 इंच है सही, और उसकी जो लंबाई है, वो आती है तकरीबन 1.7 मीटर और उसका वज़न जो है, वो है 180 पाउंड या 82 केजी। तो अगर आप सही, उसको कद को वज़न से अगर आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका जो जिस्म का जो हिस्सा है 1 इंच पे, उस पे कितना उसके फैट है। तो जिसको ये आम तौर पे आपको बीएमआई भी कहते हैं। जिसको आपको आम बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सही, कहते हैं। उससे सही, आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि भाई मेरा वज़न कितना है और आप ठीक है, जैसे कि नॉर्मल रेंजेस जो हैं, वो नॉर्मल रेंज है 18 से 25। अगर आपकी ठीक है, 18 पे आती है कि भई मेरा जो रेंज निकल रही है वो 18 है, तो आप बॉर्डर लाइन पे खड़े। फिर सही, 18 से जब आप आगे बढ़ते हैं 24.9 पे, तो आप पा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आ गए। फिर सही हो आप गया, 25 से 29 तक जाते हैं, तो आप तीसरी सीढ़ी पे आ गए। इस सही, तरीके से जब आप 30 से ऊपर निकलने लगते हैं, तो इसका मतलब आप ओबेसिटी में आ गए ओबेसिटी आ और गई, सही। ओबेसिटी में आ गए यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है। और हुँ, उसके भी कैटेगरीज़ हैं। तो हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशंस ये कहती हैं कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो आपने निकाला वज़न से और कद से, अगर वो 30 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो आपको टोटल मेजर्स लेना पड़ेंगे, नहीं तो आपके साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर सही, आ जाएँगे। और हुँ, रिस्क फैक्टर में आपके जो आते हैं, जैसे कि हम आगे भी चल के बात करेंगे कि दिल की जी, बीमारियाँ होंगी, शक्कर की बीमारियाँ होंगी, हुँ, जोड़ों की बीमारियाँ होंगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप उसको खतरात का सामना करने के लिए तैयार हो जानी चाहिए। सही, सही। तो डॉक्टर साहब जिस तरह हमारे आम घरों के अंदर हमने वेइंग मशीन रखी होती है जिसके ऊपर हम अक्सर खड़े होके खाना खाने के बाद अपना वज़न चेक कर रहे होते हैं। तो यानी कि क्या ये एक एग्ज़ैक्ट मेथड नहीं है, आपको बीएमआई से ही पता चल सकता है कि आप ज़्यादा ओबेसिटी या मोटापे की तरफ जा रहे हैं या वो भी एक इंडिकेशन है कि हाँ, वज़न बढ़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता? देखिए, जो घर में वज़न करते हैं ना, वो एक तरह का से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उसकी वजह सही, ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप वज़न कर किस वक़्त रहे हैं। आपने खाना खाया है, आपने पानी पिया है, आपने कपड़े कौन-से पहने, आपने जूते कौन-से पहने हुए, तो उससे आपको सही पता नहीं चलेगा। और सही, वो आपको जो बता रहा है वज़न, क्योंकि वज़न जो है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने कुछ खाया नहीं है तो, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि वज़न बढ़ा देती हैं। जी, किसी को अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को दिल की बीमारी है, उसके अंदर पानी ठहर जाता है या किसी को गुर्दे की बीमारी है जिसमें पानी नहीं निकल रहा है, तो अब हुँ, वो पानी भी शामिल हो गया, तो वो आपको सही रीडिंग नहीं दे रहा। सही, अगर आपको घर पे वज़न करना है और देखना है कि मेरा घर पे वज़न कितना है, तो उसका तरीका ये है कि आप सुबह सवेरे उठिए, नहा-मुँह, बाथरूम जाइए, फ़ारिग होइए, उसके बाद आके जो आप पहनते हैं सिंपल तरीन, बेहतर तो ये होगा कि बगैर कपड़ों के करें और सही, स्केल पे खड़े हो जाएँ, क्योंकि आपको फिर ये शुबा नहीं रहेगा कि मैंने कितना मोटा तौलिया बाँधा हुआ है या कितनी मोटी मैंने हुँ, चादर ओढ़ी। कपड़ों का वज़न नहीं रहेगा, सही, तो तो फिर आपको पता चल जाएगा मेरा ये वज़न है। लेकिन उस वज़न से ये नहीं पता चलेगा कि आपके जिस्म में चर्बी कितनी है। हुँ, वो सही, चर्बी, फैट, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं फैट या चर्बी, उसको जाँचने का तरीका ये होगा कि आप अपना कद देखिए, वज़न देखिए और उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका वज़न कितना बढ़ा है और उससे सही। क्या-क्या खतरात। सही। अच्छा ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि अक्सर हम जो है ना खाना खाने के बाद हम बहुत फ़ौरन जो है स्केल पे चढ़ जाते हैं, देखने लग जाते हैं। कई दफ़ा हमने स्वेटर, जैकेट्स पहनी होती हैं, जूते इतने मोटे पहने होते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि
ये चीज़ें भी हैं, हमारे वज़न को कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बीएमआई आपने एक्सप्लेन किया, वो हमारे वज़न का राइट बताता है कि आपका एक्चुअली क्या क्राइटेरिया में के अंदर आप आते हैं, ओबेसिटी में आते हैं, नॉर्मल में आते हैं कि ओवरवेट में आते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़े मज़े की बात है, लोग कहते हैं कि मैं खाना कम खाता हूँ या खाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा वज़न बढ़ा है। इसके पीछे क्या एक साइंस है या क्या एक मेंटल आइडिया बन चुका है लोगों का? लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो कम खा रहा हूँ, फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। उनको ये नहीं पता वो खा क्या रहे हैं। सही। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहते हैं मैं जो बहुत थोड़ा-सा खा रहा हूँ, लेकिन आप खा रहे हैं गुलाब जामुन, आप पी रहे हैं लस्सी, आप खा रहे हैं आइसक्रीम, आप खा रहे हैं फैटी फूड, प्रिज़र्वेटिव्स खा रहे हैं, जो बाज़ार के आप चिकन टिक्के खा रहे हैं या ये जो चीज़ें हैं, ये आपको लगेगा आपने खाया तो बहुत थोड़ा है। आप कितनी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितनी स्टार्च ले रहे हैं, तो वो सही। आपको बेसिकली धोखा दे रहा है इस सेंस में कि आप कहते हैं कि मैं तो खा नहीं रहा लेकिन वज़न बढ़ रहा है। और फिर उसके अलावा भी ये है कि आपको ये भी देखना होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं, उसको भी आपने एक्सक्लूड करना है, उसको भी बाहर करना है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में भी आपका वज़न बढ़ रहा होता है, आप खा कुछ नहीं रहे होते। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को जो है ना जिगर की बीमारी है, जिगर की बीमारी में पेट में पानी भर जाता है, वो कहेगा मैं तो मोटा हो गया, है ना? मैं खा तो कुछ नहीं रहा हूँ लेकिन उसको जिगर की बीमारी है उसको पता नहीं है। जिगर की बीमारी, सही। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर आदमी का वज़न बढ़ जाता है और आदमी कहता है मैं तो कुछ खाता ही नहीं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो वज़न के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। जाने-अनजाने में हमें नहीं पता होता, कई दफ़ा लोगों को ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो अभी तक डायग्नोज़ ही नहीं होती और वो जो है आपके वज़न के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो है, तो इस वज़ह से जो है मुझे चर्बी ज़्यादा चढ़ जाती है या खाना बहुत जल्दी लग जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए मेटाबॉलिज़्म जो है ना एक प्रोसेस है और मेटाबॉलिज़्म क्या करता है कि मेटाबॉलिज़्म सिर्फ़ आपको हाज़मे पे मदद नहीं दे रहा, वो आपकी कई चीज़ों में आपके काम आता है। आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, जो आपका खाना है, जो आपकी एक्सरसाइज़ है, वो सारी चीज़ें जो है ना मेटाबॉलिज़्म के अंदर आती हैं जिसमें एनर्जी लग रही है। अगर सही। आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खाएँगी। अगर आपका बहुत मेटाबॉलिज़्म आपका यानी कि उसको हल करने का या उसको जज़्ब करने का या उसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस होगा वो अगर स्लो है, तो आपकी जो फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है वो 1000 कैलोरीज़ खा रही हैं। कोई हुँ, खाना हुँ। है जिसमें 1000 कैलोरीज़ है। अगर हुँ, आपका हुँ। मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा तो वो 1000 के आप 1000 आपने एब्ज़ॉर्ब कर लिए और उसके बाद ये हुआ कि आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। अगर आपका स्लो मेटाबॉलिज़्म है, तो क्या होगा कैलोरीज़ तो आ गई, इस्तेमाल जी, तो जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही तो कहाँ जाएँगी? वो तो जिस्म में रहेंगी, जब जिस्म में रहेंगी तो हुँ, क्या होगा? मोटे होंगे आप। सही, तो सही। इस लिहाज़ अच्छा। से आपको जी, जी, जी। इस लिहाज़ से आपको ये देखना है कि अगर मेरा स्लो मेटाबॉलिज़्म है और मैं अपनी एनर्जी नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो वो जो भी ख स्लो मेटाबॉलिज़्म से ये मतलब नहीं है कि आप कम खा रहे हैं, जी। खा आप उतना ही रहे हैं, हुँ, हुँ। इस्तेमाल कितना हो रहा है उसमें से। जब वो इस्तेमाल सही, नहीं होगा, तो फिर वो आपका वज़न बढ़ा देगा। सही। तो स्लो मेटाबॉलिज़्म का आपके लाइफ़स्टाइल से भी ताल्लुक है? यानी कि अगर आपने खा लिया खाना और आप सारा दिन फिर उसके बाद बैठे रहे हैं, तो क्या वो चीज़ भी आपके स्लो मेटाबॉलिज़्म पे असर-अंदाज़ करती है? देखिए, बात ये है कि बैठना तो वैसे ही गलत है, हुँ, हुँ। चाहे वो स्लो मेटाबॉलिज़्म हो या रेगुलर मेटाबॉलिज़्म। आपने हुँ, जो चीज़ खाई आपको जितना आप खाएँगे उतना आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, उसके बगैर सही, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। आप बहुत ज़्यादा सही। पानी पी लेंगे बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे अगर वो पानी पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और वो खाना बाहर नहीं आएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो बिल्कुल। मेटाबॉलिज़्म जो है वो आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और ये कई जगह पे जाके ये स्लो मेटाबॉलिज़्म है वो लीड करता है काफ़ी सारी बीमारियों को। हुँ, हुँ। तो इसके लिए सही, इसका मुनासिब इलाज होना चाहिए, इसके तरीके हैं जो डॉक्टर अब बताते हैं आपको, उस पे अमल करेंगे तो ये स्लो मेटाबॉलिज़्म भी आपके लिए इतना परेशान कुन नहीं बनेगा, जितना अमल ना करने पे होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही।
थोड़ी-सी हम बात करते हैं कैलोरीज़ के ऊपर, जिस तरह आपने पहले बताया 1000 कैलोरीज़ किसी ने खा ली। अच्छा, हम अक्सर रेस्टोरेंट्स या कोई भी ग्रोसरी करने जाते हैं तो प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है सर्विंग साइज़, कैलोरीज़। ये कैलोरीज़ को किस तरह हम देख सकते हैं कि एक एक नॉर्मल किसी यंग इंसान के लिए या थोड़ी-सी बड़े हुए एज इंसान के लिए उसको कितनी कैलोरीज़ दिन में खानी चाहिए और वो किस तरह डिफरेंशिएट कर सकता है कि उसके लिए क्या बेहतर है? देखिए, कैलोरीज़ जो है ना, ये एक तरह का मेज़रमेंट है, एक पैमाना है कि आपको ये पैमाना नापना होता है कि भई ये मैं कितनी कोई चीज़ कितनी मिक़दार में खा सकता हूँ। तो सही। इसको भी एक जो लोगों ने अब कोई कहेगा कि भई मैं तो इतना खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, कोई कहता है मैं इतना-सा खाता हूँ, मुझे बहुत कुछ हो जाता है। तो जी, इसलिए क्या किया है कि उसको पैमाना बना दिया है कि ये नहीं है कि आप अगर 1 किलो गोश्त खाएँ या 1 किलो आइसक्रीम खाएँ या 1 किलो बिस्किट खाएँ, तो वो सबका जो कैलोरीज़ बराबर होंगी, नहीं। हुँ, सबकी कैलोरीज़ क्योंकि जो जो भी आप चीज़ खाते हैं, उसके अंदर एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है जिसको आप कैलोरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आपको सही, आपको कितनी चाहिए? जैसे एक नॉर्मल इंसान को 2000 से 3000 के करीब कैलोरीज़ चाहिए जो उसके दिन भर की आम मसरूफियात के लिए काफ़ी है। अब ठीक वो है। 2000 से 3000 कैलोरीज़ किस चीज़ में आप खाएँ? आप एक वक़्त में खा लीजिए हुँ, या उसको 10 दफ़ा खाइए। तो आपको सही। ये देखना है कि जैसे आप रोटी खा रहे हैं, इसमें कितनी कैलोरीज़ है। तो जो हुँ, पीछे हुँ, सर्विंग साइज़ की है, तो उसमें बताया है कि भई ये सर्विंग साइज़ जो है, अगर आप 3 इसमें से बादाम खाएँगे, तो आपको 100 कैलोरीज़ मिलेंगी। तो सही। आपको 3 ही खाने हैं। ये हुँ, नहीं हुँ, खाना है कि वो पूरे बादाम आपने खा लिए। अब वो पूरे बादाम आपने खा लिए, तो पता चला कि 1000 कैलोरीज़ आपको आ गई। अब आपके पास सिर्फ़ सही। दिन भर में 2000 कैलोरीज़ बची। आप तो कह रहे हैं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो ज़रा से बादाम थे। हुँ, हुँ, तो सही। इसलिए जब भी खाना खाया जाता है, तो कैलोरीज़ इसीलिए देखी जाती है। हाँ, अगर आप वेट लिफ्टर हैं या आप जी, कोई स्पोर्ट्स करते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं या मज़दूरी करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो उसमें जो है वो आपको वो लोग आपको कैलोरीज़ उसके हिसाब से फिर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप सही। इस्तेमाल कर भाई देखिए ना, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप कोई मेहनत मशक्कत करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, दिन भर खेती-बाड़ी सही, करते हैं, मज़दूर हैं, वो बिल्कुल। दिन भर धूप में काम कर रहा है, अब और वो पसीने-पसीने हो गया है। इसी तरीके से जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, तो वो लोग जो इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, उनको एनर्जी लगाने के लिए कैलोरीज़ चाहिए। अब वो राइट। कैलोरीज़ जो हैं किस शक्ल में चाहिए? कि उनको चाहिए कि क्या वो सिर्फ़ फैट खाएँ या सिर्फ़ शुगर खाएँ या सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट खाएँ या स्टार्च खाएँ, क्या खाएँ वो? तो सही। इसलिए उनको सारी चीज़ें देख के करना पड़ती हैं, किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करके आप नहीं खाएँगे। तो आप उसको बिल्कुल। देखेंगे कि मुझे इतना हेल्दी खाना खाना है कि मेरी इतनी ताकत आ जाए कि मुझे वो हुँ, मैं खाऊँ और जो मैंने मेहनत की है जो मुझे जिसमें मेरे 3000 कैलोरीज़ जल गईं, इस्तेमाल हो गईं, अब मेरे जिस्म से 3000 कैलोरीज़ निकल गई हैं, तो मुझे 3 ही हज़ार खानी है। सही। अगर मैं 2200 या 2500 खा लूँगा तो ठीक रहेगा। लेकिन हुँ, मैं हुँ, कहूँ मैं नहीं मैंने 3000 की कैलोरीज़ मैंने इस्तेमाल की है, ताकत लगाई है, तो मैं 4000 खा लूँ, ठीक है। एक वक़्त तक तो हुँ, चलेगा लेकिन आगे बढ़ के फिर वही चीज़ें आपकी ओवरवेट बनती हैं और आपने उसको जी, कंट्रोल नहीं किया, तो आपने जैसे कहा ना आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, जी, आप जी। 10 चीज़ों का ऑर्डर कर देते हैं। सबसे पहले तो हुँ, ये जान लीजिए कि हम लोग वजह क्या है ये सब चीज़ों की जितनी हम बात कर रहे हैं, ये वजह है कि हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे। हुँ, हुँ, जब हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे, हम खा तो रहे हैं वही 100 कैलोरीज़ लेकिन क्या वो 100 जी, कैलोरीज़ है वो वही है जो हम खाना चाहते हैं? जी, या वो का वही है जो हमें वही ग़िज़ाइयत देगा जो हमारा जिस्म हमसे माँगता है? तो ये बिल्कुल। आपको देख कि जो कि आजकल जो है आपको पता कि प्रिज़र्वेटिव कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको जी, पता है खाने के अंदर। सैच सैचुरेटेड फैट जो है यानी कि जो फैट जो सॉलिड फॉर्म में होती है वो कितनी इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि जी, कितना जो फैट है ट्रांज़िशन फैट है यानी कि जो कि आप मक्खन खा रहे हैं, आप मार्जरीन खा रहे हैं, आप चीज़ खा रहे हैं। तो ये कितने चीज़ें जो है ना आपकी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? तो सही, आपको ये देखना है अगर ये खा रहे हैं तो कितना खाएँ और कितना ना खाएँ। सही, लेकिन जब कोई चीज़ सामने सही, आती है तो हम खाना शुरू कर देते हैं, ये बगैर जाने कि बिल्कुल, हमें कितनी कैलोरीज़ चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। सही है।
ये बहुत ज़रूरी है कि क्या खा रहे हैं और कहाँ से कैलोरीज़ आ रही हैं, सिर्फ़ कैलोरीज़ नंबर नहीं होता, वो कहाँ से आ रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। इसी के साथ हम एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं और वापस आके अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं ओबेसिटी के ऊपर। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक इकबाई के साथ ओबेसिटी यानी कि मोटापे के ऊपर और किस तरह ये हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज करती है और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी डिस्कशन आपने थोड़ा बताया क्या कैलोरीज़ किस चीज़ से आ रही हैं, सर्विंग साइज़ और वो सारी चीज़ें। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की जाए तो हमारे तो जो नाश्ते हैं वो शुरू ही निहारी, पाए, चने इन चीज़ों से स्टार्ट होते हैं। तो एक आम पाकिस्तानी बंदा जो कि किसी छोटे शहर में रहता है या उसको इतना एक्सेस नहीं है कि सुबह-सुबह उठ के वो ओट्स या कोई हेल्दी चीज़ खाए, वो किस तरह अपने लाइफ़ के अंदर थोड़े-थोड़े चेंजेस जो है वो अच्छे तरीके से लेके आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि पाकिस्तानी बंदा, देखिए ये जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस है ओबेसिटी। ये किसी एक मुल्क का या किसी एक शहर का नहीं है, ये दुनिया भर का इस जी, वक़्त मसला है। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसकी वजह ये है कि हर आदमी जो है वो हेल्दी खाना नहीं खा रहा। उसको हुँ, नहीं पता कि वो किस वक़्त क्या चीज़ खाए। जैसे कि अभी हुँ, आपने फरमाया कि सुबह उठ के कुलचे, नहारी खाई जा रही है। तो वो जी, चूँकि आपको वहाँ एजुकेशन नहीं है, आपको वहाँ पे सेल्फ एजुकेशन नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको एजुकेट करने वाला नहीं है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। जैसे जी, कि अभी देखिए, नवंबर 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के बारे में जारी किए कि हुँ, पाकिस्तान में इस वक़्त तकरीबन 35 मिलियन लोग, यानी कि 35 मिलियन लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज़ हैं, यानी कि उनको किसी वक़्त भी डायबिटीज़ हो सकता है। क्यों हो अच्छा, सकता है? इसलिए उसकी वजह ये है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो जी, हमारी डाइट है, वो बिल्कुल जो है उस हिसाब से नहीं है जो एक हेल्दी इंसान में होनी चाहिए। आप देखिए कि बिल्कुल, जैसे शादी-ब्याह है, कोई घर में तकरीब है, किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो सारे खाने जो हैं वो मुरग्गन है। मुरग्गन से हुँ, मुराद ये कि वो तेल में तले हुए खाने हैं। अब वो जो ऐसे तेल ही, में तले हुए खाने हैं वो प्रोसेस्ड फूड है। अब वो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो उसमें से तमाम किस्म की जो फाइबर्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब निकल जाते हैं। और उसके जी, बाद वो निकाल के वो आपको एक एम्प्टी कैलोरीज़ मिल रही हैं, और एम्प्टी कैलोरीज़ के साथ में वो जो और अपने केमिकल डाल रहे हैं उसको चटखारेदार बनाने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए, वो आपको हार्म कर, जब वो आपको हार्म करेंगे तो आपको हार्म किस सूरत में करेंगे? हार्म इस तरह सूरत में करेंगे कि आपको डायबिटीज़ के ज़्यादा हो जाएँगे, आपको हो जाएगा कि भई मुझे हार्ट की डिज़ीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए आपको ये समझना होगा दोबारा से कि आपको खाना क्या है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, जी, होता ये है कि जब आदमी खाना खाता है, तो खाना खा के खाना जो है वो मैदे में जाता है, और मैदे के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, वो सिस्टम चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे इंसान का ज़हन है कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जी, इसी तरीके से वो जब अंदर खाना जाता है, तो वो अगर आपने अच्छा खाना खाया होगा, तो वो उस तरह जाके बिहेव करेगा। और अगर आपने ऐसा खाना खाया है कि जिसके अंदर, मिसाल के तौर पे, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई मिर्चों वाली चीज़ खा लें, तो क्या होता है? इमीडिएटली आपको मिर्चें लगती बिल्कुल, स्टमक में हैं। बर्निंग होने लग जाती है। एकदम बर्निंग होने लगती, क्यों? क्योंकि आपने गलत चीज़ खाया। वो हुँ, आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो चीज़ आपको नज़र आ रही है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो खाने हैं जिसकी आपने अभी बात की। अब सही, शादी-ब्याह होती है, हम लोग रात में जाते हैं, 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे जाके मुर्ग़न खाने खाते हैं, उसके बाद घर आके टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। अब हाँ, हमने ऐसे ही, वो जो खा लिया, उसको हमने इस्तेमाल कहाँ किया? इस्तेमाल हमने किया ही नहीं। जब हुँ, इस्तेमाल नहीं किया तो वो कहाँ जाएगा? वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। कहाँ जमा होना हुँ, शुरू होगा? वो आपके, जैसे मैंने कहा कि आपके जिस्म में, देखिए जिस्म में जो ये जमा हो रहा है, ये 2 जगह जमा हो रहा है, ये एक जगह नहीं जमा हो रहा। एक तो ये है ज़ाहिरी है और एक बातिनी है। बातिनी का मतलब अंदर वाला।
तो जब ज़ाहिरी जो है जगहें भर जाती हैं, तो बातनी जगहों पे भी ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और जैसे आप ये देखते हैं कि ये स्किन है और ये खाल है, खाल के नीचे आपको नज़र आता है कि भई पेट निकल रहा है या बॉडी मास बढ़ गया है और आपको हर जगह से महसूस होता है कि आपकी जो बॉडी है वो डी शेप हो गई। लेकिन अंदर जो डी शेप हो रहा है वो आपको पता नहीं चलता। जिसमें जिगर है, जिगर के ऊपर जो है चर्बी जमा होना शुरू हो जाए, दिल के करीब चर्बी जमा होना शुरू हो जाए, क्या होगा? गुर्दों के करीब चर्बी जमा होना शुरू है, क्या होगा? गुर्दों के करीब होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको हुँ, डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको गुर्दे की तकालीफ होना शुरू हो जाएँगी, गुर्दे खराब होना शुरू हो जी, जाएँगे। जिगर में अगर चर्बी चढ़ना शुरू होगी तो क्या होगा? जिगर काम करना छोड़ देगा क्योंकि उसके अंदर इतनी हुँ, चर्बी आ गई है, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको जिगर की बीमारियाँ होंगी। इसी हुँ, तरीके से दिल में जब आपके चर्बी जमा होना शुरू हो जाएगी तो क्या होता है? हार्ट अटैक्स होते हैं। हुँ, आपको हार्ट बिल्कुल अटैक ऐसे। होते हैं और लोगों का ब्लड प्रेशर हो जाता है, हुँ, ज़ियादतीज़ हो जाती है। क्यों? ये सब वजूहात ये हैं कि आप उन चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आपने इतनी ज़्यादा एक्सेस जमा कर ली है। देखें, जब आप कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊँ ये सब हो कैसे रहा है। होता जी, ये है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, स्टार्च ये सब पेट में जाता है और जब पेट में जाता है तो इसकी जो शक्ल बनती है वो बनती है शक्कर की। और वो सही। शक्कर जो है वो जिस्म में इस्तेमाल होती है एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हुँ, तो जितनी शक्कर चाहिए होती है उतनी इस्तेमाल हो जाती है। और वो कैसे होती है कि जब वो शक्कर बनती है तो जो इंसुलिन है, ये जिसको हम कहते हैं कि जो लबलबा से पैदा होती है, बनती है, वो उसको कंट्रोल करता है। और वो कंट्रोल करके क्या करता है कि वो उसको अपने खून में से निकाल के उसको मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर कर देता है। वो जी, स्टोर कहाँ होती है? जिगर हुँ, में स्टोर हो गई। वो जो आपके जो मसल्स हैं, इसमें स्टोर हो गई क्योंकि आप दिन भर सारे हुँ, काम करते हैं, तो आपके मसल्स जी, इन्वॉल्व हो, तो वो हुँ, मसल्स हुँ, में जमा हो जाते हैं, आपके जिगर में जमा हो गए और आपके फैटी एसिड यानी कि फैट के जो सेल हैं, जो आप देखते हैं कि जी, आपके जो आप अगर देखें अपनी कमर के सामने, पेट के सामने और आप उसको पिंच करके पकड़ें, तो आपको पता चल जाएगा भई मेरी इतने ज़्यादा फैट हो रही है फ्लैप्स के अंदर, तो यहाँ जमा जी, हो जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है जब यहाँ ये सब जमा हो गए, तो क्या हुआ कि आपका नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। भूख लगी, जब भूख लगेगी तो फिर अलार्म बजेगा तो जो फैट जिगर में जमा हुई है, वो वहाँ से निकलेगी और फिर दोबारा हुँ, से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जब सही। आप उस चीज़ के अंदर रुकावट कर देंगे, ऐसी चीज़ें खाएँगे, टॉक्सिन्स यानी कि ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे केमिकल्स खाएँगे, ऐसे एंजाइम्स खाएँगे, जो कि केमिकली बनाए गए हैं। आप देखते हैं ना, हुँ, आप जाइए कोई चीज़ भी आप लेने जाते हैं तो वो फलों को देख लीजिए, कितने बड़े-बड़े फल मिल रहे हैं। कभी जी, इतने बड़े फल नहीं मिले थे, वो कैसे वो जेनेटिकली बनाए गए। उसमें से हुँ, उन्होंने तमाम बातियाँ निकाल के उसमें ऐसे एंजाइम्स डाल दिए कि वो बड़े हो गए। मुर्गी भी देख ये लीजिए नेचुरल इतनी नहीं बड़ी है। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई है कि वो आर्टिफ़िशियल बना दी, वो आपके पेट में हुँ, जाते हैं तो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, वो केमिकल जो है टॉक्सिन्स बन जाते हैं। जब वो पेट हुँ, में जाएँगे तो क्या होगा? वो जाके पेट में अपने रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने हुँ, की वजह से आपके अंदर जिस्म में अगर शुगर है तो शुगर बढ़ जाएगी। हुँ, फिर आप जो पानी पीते हैं वो पाइपों से आता है, पाइप जो है वो पीवीसी के बने हुए हैं, उसमें वो केमिकल से बनते हैं। आपके प्रिजर्वेटिव वो भी केमिकल से बनते हैं। आप जिस सही। कपों में जाके रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं या पानी पीते हैं वो सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो गर्ज़ ये हुँ, है कि सारे केमिकल जब जिस्म में जाएँगे और जाके ये बॉडी के सिस्टम को खराब करेंगे, तो उसकी जी, वजह से क्या होगा जो बुरी चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएँगी। हुँ, और हुँ, जब वो बाहर आएँगी तो जिस्म का जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अगर बहुत सही। शक्कर आना शुरू हो गई तो क्या होगा कि जो जिस्म में जो इंसुलिन बनती है, जो कि शक्कर को कंट्रोल में करती है, उसका वो काम ही नहीं कर पाएगी। इतनी शक्कर आ रही है कि वो इंसुलिन उसको फ़ॉलो ही नहीं कर सकता। इसी तरीके सही। से इतनी फैट बन गई है कि फैट इतनी बन गई कि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही, तो वो डिपॉज़िट हो जाएगी मुख्तलिफ जगहों पे जाके और नालियों में जमा हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी। तो हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें जो है ना, हमें ये सोचना है कि हमें खाना क्या है? अगर और फिर सही। देखिए एक्सरसाइज़ नहीं करते। हम लोग जी, हैं, सुबह उठे,
पराठे खाए, अंडा खाया, दूध पिया, सीरियल पिया, चले गए, फिर वहाँ जाके नौकरी पे गए और नौकरी पे भी कुछ खा पी लिया, फिर घर आए तो फिर कुछ खा पी लिया, फिर मिठाई खा ली, फिर रात का खाना खा लिया, टीवी देखा, सो गए। तो क्या हुआ? राइट, हमने एक्सरसाइज नहीं की। बिल्कुल। तो एक तरफ तो हम कैलोरीज नहीं देख रहे, एक तरफ हम ये नहीं देख रहे कि हम खाना कौन सा खा रहे हैं, और तीसरी दफा हमने ये किया कि हमने एक्सरसाइज भी नहीं की। तो बिल्कुल। ये क्या, ये सारी चीजें, हमने जो कुछ भी खाया उसको हमने निकाला नहीं। जब हमने निकाला नहीं तो फिर वो हमारे लिए बीमारियों की जड़ बन जाता बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो है वो डिपॉज़िट यानी कि साइड पे जमा होता रहता है और अल्टीमेटली वो एक मोटापा के अंदर बन जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसका ब्लड प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है? ये उस बीमारी की तरफ किस तरह आपको लेके जाता है? है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ना, ये फैट है, ठीक है, और जो स्पाइक्स होती हैं जब आप खाना खाते हैं, तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो उसमें शुगर, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, स्टार्च, ये सारी चीज़ें जिस्म के अंदर, पेट के अंदर जाके जब इनको ये वर्कआउट करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तो ये सारा खाना जो है वो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और शक्कर की शक्ल में बाहर आता है, जो कि इंसान के जिस्म में यूज़ हो रहा है। अब जब ये सही। शक्कर आती है तो उसी वक़्त दिमाग सिग्नल भेजता है लबलबे को कि भाई इस शक्कर को कंट्रोल करो। वो शक्कर को हुँ, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो है वो एकदम निकलती है। तो जब वो एकदम निकलती है तो जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है। वो जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से क्या हो जाती है कि इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने मुदाफ़ती निज़ाम रखा हुआ है। जब वो मुदाफ़ती निज़ाम है तो उसको पता है कि यार ये रिएक्शन होने जा रहा है तो इसको मुझे बचाना भी है, ताकि किसी चीज़ हुँ, को ये हुँ, डैमेज ना करे। तो वो सही। जब रिएक्शन बचाने की कोशिश करते हैं तो वो रिएक्शन एक जगह नहीं होता, पूरे जिस्म में जहाँ-जहाँ जा रहा है ब्लड, वहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा होता है। तो सही। वो क्या करता है कि जाता है तो वहाँ पे वो, जब आपको पता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन जो होती है, उसके ऊपर फिर जब जिस्म में होती है तो वो उसपे एक दिफ़ाई निज़ाम आता है। तो वहाँ पे हुँ, रफ़नेस हो जाती है। तो जिसकी वजह से जब रफ़नेस होगी तो आपका जो मेटाबॉलिज़्म है और आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा। अब वहाँ से बिल्कुल। बार-बार खून गुज़र रहा है, तो क्या होगा कि वो जो आपकी नसें हैं, वो सख्त होना शुरू हो जाएँगी। और जब वो सख्त होना शुरू हो जाएँगी क्योंकि उसपे फैट जम रहा है, वो सख्त हो रही है। फैट के जी। अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फैट मेजर चीज़ है। तो क्या होगा हुँ, कि वो जब वो जमा जमा होना शुरू होंगी, तो उसकी जो अ, मोटालिटी है, यानी कि उसकी जो नरमी है, वो ख़त्म होना शुरू हो लचक जाएगी। कह सकते हैं। अच्छा, तो वो क्या जी। होगा, फिर अब खून को तेज़ी से जाना पड़ेगा उसमें से। जब वो खून को हुँ, जब तेज़ी से जाना पड़ेगा तो उस खून को प्रेशर लगाना पड़ेगा। जो प्रेशर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है। स ठीक है डॉक्टर साहब, हम इसी मौज़ू पे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं लेते हैं हम एक छोटी-सी ब्रेक और वापस आके हम जो है दोबारा से इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम डॉक्टर फ़ारूक कादवाई के साथ बात कर रहे हैं ओबेसिटी किस तरह ये और जो है आपके जिस्म के अंदर बीमारियाँ बन जाती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं ब्लड प्रेशर के अलावा और क्या-क्या जिस तरह डायबिटीज़ या दिल का मसला ये किस तरह से बनता है ओबेसिटी या मोटापेपन की वज़ह से? देखिए, जो कि जैसा आपने अभी ब्लड प्रेशर की बात की, वो दिल से रिलेटेड है और दिल से निकलता है। इसी तरीके से जो फैट है, जब वो फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है, जब जिस्म में वो चर्बी ज़्यादा होने लगती है, तो कहीं न कहीं तो जमा होगी। जब वो जमा होती है, तो वो जमा होके नसों में जाती है और नसों में वो जमा होना शुरू हो जाती है। जब वो नसों में जमा होना शुरू हो जाती है, तो खून में रुकावट हो जाती है। जब खून में रुकावट होती है और तो वहाँ पे रगड़ाई की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो सेल हैं, वो आते हैं और वो आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, डिफेंस मैकेनिज़्म है इंसान के अंदर, जो कि इम्यून सिस्टम है। वो डिफेंस सिस्टम है, उसके तहत बहुत सारे जो सेल हैं ब्लड के, वो आते हैं, वो जमा होते हैं और वो फिर वहाँ पे मुश्किलात पैदा करते हैं और मरीज़ को बीमारियाँ जो होती हैं, जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, या आपने सुना होगा कि जी नालियों के अंदर प्लेक जमा हो गया।
जो यानी कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसकी वजह से अब उसकी नाली जो थी वो तंग हो गई और वो आखिरकार ब्लॉक हो गई। इसी तरीके से जो आपका डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया ना कि अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा शक्कर हो जाएगी, तो वो शक्कर जी। को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन अपना काम करती है। क्या सही। इंसुलिन क्या करती है कि जो शक्कर है वो खून में चल रही है, तो वो खून में से शक्कर को निकाल के सेल में डाल देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो सेल जो है, वो फैट की शक्ल में उसको अपने पास डिपॉज़िट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा शक्कर आ रही है और इंसुलिन जो है वो इतनी पैदा नहीं हो रही, तो उस शक्कर को कंट्रोल कर सके, तो क्या होगा कि शक्कर बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाएगी और जब हुँ। आप उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा कि शक्कर का लेवल तो बहुत हाई है। तो इससे क्या हुआ कि उसको आप कहते हैं कि ये इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो गए, यानी कि अब जो शक्कर है, वो इंसुलिन से कंट्रोल नहीं हो रही है। यानी कि हुँ। जो लबलबा है, वो जो इंसुलिन बना रहा है, जो एंजाइम है, जो कि शक्कर को कंट्रोल करता है, वो इतना नहीं बना रहा, तो जिसकी वजह से शक्कर का लेवल बढ़ गया और आपको डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गया। सही। इसीलिए आप क्या करते हैं कि जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो आप गोलियाँ लेते हैं। वो गोलियाँ क्या हैं? वो बेसिकली इंसुलिन लेते हैं। वो इंसुलिन क्या है? वो इंसुलिन वही है जो कि अब इंसान के जिस्म ने बनाना छोड़ दी, हुँ। तो अब वो आप आर्टिफ़िशियल इंसुलिन डाल रहे हैं कि वो जाए और वो जाके शक्कर को कंट्रोल करे, सही। क्योंकि इंसान की अपनी इंसुलिन नहीं बन रही। तो वो डायबिटीज़ डेवलप हो गया, क्योंकि आपने इतनी फैट ली है, जो कि ग्लूकोज़ बन गई, ग्लूकोज़ का मतलब शक्कर बन गई, इतनी शक्कर जी। हो गई कि आपका जो एक इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो रही, नहीं रिलीज़ होने की वजह से शक्कर की मिकदार बढ़ गई और वो आपको डायबिटीज़ कॉज़ कर देती सही। तो सब किसी इंसान को अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर अपने मोटापे की वजह से डायग्नोज़ हो जाए, लेकिन वो इंसान अपनी बॉडी के अंदर या लाइफ़स्टाइल के चेंजेज़ लेके आए और उसका वज़न कम हो जाए, तो क्या वो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है या वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है? है। देखिए, डायबिटीज़ और जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। सही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको बुखार हो जाए, तो आप बुखार की दवा देंगे, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। आपको हुँ। अगर गले में तकलीफ़ है, दवाई खाएँगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे और आप सही हो जाएँगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हुँ। ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे बिल्कुल ब्लड प्रेशर, सही। अगर और देखिए, ब्लड प्रेशर आज नहीं होता, ब्लड प्रेशर होता 10-12 साल पहले। वो आपको हुँ। एहसास नहीं होता, क्योंकि आप उस वक़्त ऐसे दौर से गुज़र रहे होते हैं कि आपको ये नहीं महसूस होता कि आपको ब्लड प्रेशर है। वो सही। तो जब एक ऐसा मरहला आता है जहाँ पे आप टूट रहे होते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर हो गया। हुँ। हुँ। तो ठीक है। इस वजह से आपको ये चीज़ जो है इर्रिवर्सिबल है और आपको उसमें, हाँ, आप एक्सरसाइज़ कीजिए, आप एतदाल से खाना खाइए, वक़्त पे दवाई लीजिए, तो वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेगा, खत्म जी, नहीं। सही। इसी सही। तरह आपकी जो शुगर हो गई है एक दफ़ा, जो आपके लिबलिबे ने काम करना बंद कर दिया है, अब वो लबलबा आप जब काम ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे शक्कर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल। तो उसको आप सही। कर खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, कि आप वक़्त पे सही। दवाइयाँ खाएँ, एक्सरसाइज़ करें और आप जो है वो किसी किस्म की ऐसी चीज़ें खाना ना खाएँ, जिससे शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। मेन बात ये है कि इसे ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल डॉक्टर करें आप। साहब ये जो पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है, न्यूयॉर्क या जितने भी बड़े-बड़े अमेरिका में शहर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो टैक्सी ड्राइव करते हैं और उनका जो है 12 से ज़्यादा घंटे वो टैक्सी चलाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके पेट आगे से उनकी बेलीज़ निकली होती हैं। वो लोग किस तरह अपनी लाइफ़ के अंदर चेंज लेके आए? क्योंकि उनका तो काम ही इस तरह का होता है। देखिए, आपको फिर ये देखना है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी कीमती है या काम कीमती है। कहीं न कहीं आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल। कहीं न कहीं आपको कुर्बानी किसी न किसी चीज़ की देनी है। हुँ। अगर आप टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहे हैं, एक 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 अगर आप एक खिलाड़ी ले लीजिए, वो अगर 24 घंटे दौड़ता रहेगा, तो वो क्या तमगा जीतेगा या अस्पताल जाएगा? यकीनन वो अस्पताल जाएगा, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। अब ये लोग हुँ। जो बेचारे हैं, मैंने जैसे कहा ना, मेहनत मज़दूरी करते हैं। अब ये मेहनत मज़दूरी करने वाले ये सुबह निकलते हैं और ये इनका टारगेट ये होता है कि भई मुझे इतनी रकम बनानी है।
हुँ, हुँ। अब उस रकम को बनाने के लिए ये अपनी सेहत का ख़्याल नहीं करते। उसमें ये क्या करते हैं कि सहारा लेते हैं उन चीज़ों का, जिसकी मदद से ये अपने आप को उस ख़्याल से निकाल सकें। तो अब ये टैक्सी चला रहे हैं, इनको भूख लग रही है, लेकिन इनको कोई ऐसा कस्टमर मिल गया जो इनको दूर ले गया। अब ये हुँ, दूर हुँ। चले गए, अब उनका खाने का वक़्त बदल गया। फिर हुँ, वहाँ से हुँ। कहीं और चले गए। जब ये इतना थक गए और जब ये खाने की मेज़ पे बैठे, तो इन्होंने इतना खा लिया, क्योंकि उनको भूख बहुत लग रही है। तो अगर ये नॉर्मली अगर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 1000 कैलोरीज़ इनको लेनी थी, तो इन्होंने 1500 ले ली और फिर ये बिल्कुल। जाके गाड़ी में बैठ गए और हुँ, फिर ये हुँ। इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या किया, वक़्फ़ा नहीं लिया, वक़्त पे खाना नहीं खाया, जो खाना खाया वो हेल्दी था कि नहीं था, और उसके बाद कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं की। फिर उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे जो टैक्सी हज़रात वाले हैं, वो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट के अपने नुकसानात हैं, वो भी हुँ, हेल्दी डाइट के ऊपर और हेल्थ के ऊपर आपकी असर डालती है। तो अब क्या है, जब आप बैठे रहेंगे, तो आपका पेट, मैंने कहा ना आपको, वो जो आप खा रहे हैं वो कहीं न कहीं तो निकलेगा। अब निकल नहीं रहा तो कहीं न हुँ। कहीं जमा होगा तो पेट में जमा बिल्कुल, हो गया और वो आपको नज़र आ रहा सही। है, लेकिन वो अंदर जो हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया ना हुँ, कि एक चर्बी जमा हो रही है अंदर, जो कि जी। ये सीने के पीछे जो ऑर्गन है उसमें जमा हो रही है, हुँ, हुँ। जिगर पे, दिल पे, गुर्दों पे। ये जो चर्बी है, इसको आपको पता नहीं चलता, वो फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है। सही, सही। तो डॉक्टर साहब चलें जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनको डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं पूरी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बनती जाती है, मोटापा होता रहता है। लेकिन आजकल नौजवान और छोटे बच्चों के अंदर भी जो है ओबेसिटी और बढ़ता हुआ वज़न बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या इसके अंदर सिर्फ़ जेनेटिक्स का रोल ही है या उनके अपने लाइफ़स्टाइल भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ पे? देखिए, अगर तो हम सिर्फ़ जेनेटिक्स को ले लें, अगर हम कहें भई जेनेटिक का रोल है, तो आप मुझे बताइए कि हर घर में कोई ना कोई मोटा बैठा हुआ है। हर घर में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिज़ीज़ है। सही, तो सबको बिल्कुल जेनेटिक ऐसे ही। प्रॉब्लम है। क्या सबको जेनेटिक प्रॉब्लम है? नहीं, इसका मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है ये। ये जेनेटिक की जगह अगर आप थोड़ा-सा पढ़िए तो ये है एपिजेनेटिक्स। हुँ, एपिजेनेटिक्स क्या चीज़ है कि हर जिस्म के अंदर, हर जिस्म में एक डीएनए है। डीएनए के अंदर एक जीन है और जीन जो जी। है जब वो डीएनए से अलग होती है तो उसके अंदर एक, वो बता देते हैं कि भई इस जीन को क्या-क्या काम करने हैं, किस वक़्त करने, कहाँ करने। तो इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ये हम कोई जीन के अंदर तब्दीली नहीं ला रहे। ये ना समझें कि हुँ, जैसे वायरस आता है उसमें म्यूटेशन होती है कि भई ये वायरस अब ये हो गया, अब ये वायरस ये हो गया। नहीं, नहीं, हम ये नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि आदमी ने जो जीन है उसको कहा क्या कि भाई इतने बजे तुम जो है ना प्रोटीन पैदा करोगे, इस जगह पे प्रोटीन बनाओगे, इस जगह पे ये काम करोगे और उसको वो मॉनिटर करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जो एपिजेनेटिक है उसमें इन जीन्स के ऊपर कुछ एंजाइम्स आके लग जाते हैं। जब वो एंजाइम्स लगते हैं तो वो उनका फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करते, लेकिन उनके टाइमिंग्स चेंज कर देते हैं। हुँ, अब जैसे टाइमिंग चेंज करेंगे तो पता चला कि उसको भूख ही लगी चली जा रही है, वो खाना खाए चला जा रहा है, उसको कोई खाने का टाइम नहीं है। कभी वो दिन में 3 खाता था, तब उसने 4 दफ़ा खाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि पता चला कि वो उसको स्ट्रेस हो रही है, वो स्ट्रेस की वजह से जो है वो हार्मोन रिलीज़ हुए तो उसने और खाना शुरू कर दिया। तो ये जो जीन है, ये इसका रोल इस लिहाज से है कि ये आपको एक, फिर वही एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि वो जब जीन है, जिसने आपको बताया कि ये चीज़ खाओ, बेशक खाओ, लेकिन कितनी खाओ? फिर वही कि आप में अच्छी सोच भी है और बुरी सोच भी है। अच्छी सोच है कि भाई ठीक है, मुझे इजाज़त तो मिल गई, लेकिन मुझे कितना खाना है हुँ, और सही, क्या खाना है? तो सही। ये जीन का रोल है इसके अंदर। तो एपी जीन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में आप जानेंगे। तो अदरवाइज़ अगर जीन इतनी ही कॉमन होती तो यहाँ तो हर आदमी जो है वो कुछ ना कुछ बीमारी लिए हुआ है, तो उसका बिल्कुल ओबेसिटी ऐसे से ही। ताल्लुक नहीं बनता। ज़ाहिर है, हर किसी को कोई ना कोई मसला तो है, बॉडी का चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब किसी को उनको पता चल गया है, वज़न बढ़ गया है, इतनी आपने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी शेयर की, अब वो बंदा विल पावर कहाँ से लेके आए? यानी मोटिवेशन कहाँ से लेके आए कि वज़न को कैसे वो जो है लूज़ करना स्टार्ट करे? बहुत आसान तरीका है और अच्छा, उसमें तरीका ये है कि अपने आप को तैयार करो। सही। मैं इसको कैसे करें? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ,
मैं अपने लिहाज से आपको बताता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त खाना नहीं मिल रहा, वो भी ऐसे जिंदा ही है। है। जिनको बहुत खाना मिल रहा, वो भी जिंदा है। जिनको एक हम्म, वक्त का खाना मिल रहा, वो भी बीमार है। जिनको बहुत वक्त का खाना मिल रहा, वो भी बीमार है। तो ओके। आप अपने आप को तैयार करें, जैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं स्पिरिचुअल्स के लिए, आप अपने आप की हम्म, तैयारी करते हैं, आप एक इरादा करते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, तो हम्म, आपको उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए। आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मुझे ये काम करना है। हम्म, तो अगर आप उस चीज़ पे अमल करेंगे, रोज़ा मैं रखता हूँ तो रोज़े में आपको पता है कि इतने घंटे हमें भूखा रहना है। तो ओके। अगर उसको आप अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करें और ये कहें कि भाई नहीं, और बड़े सच्चे दिल से आप ये कहें अपने घर की खाने की मेज़ पे बैठें, तो कहें भाई देखो, मुझे जो है ना इतनी सी प्लेट बना के देना और इस हम्म, प्लेट में ये चीज़ें होनी चाहिए, बस मैं यही खाऊँगा। हम्म। बहुत मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम है, आगे लेकिन बिरयानी और पाए पड़े हो तो बड़ा मुश्किल काम है ये कहना। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिरयानी और पाए खाएँ ज़रूर। देखें, हम्म, क्या है कि अगर आप हफ़्ते में 7 दिन और 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो ये हो गए 21। 21 दफ़ा आपके हम्म, पेट में कोई चीज़ मज़बूत जा रही है, जो आप पेट भर के खा रहे हैं। उस हम्म, 21 में से अगर आप ये सोचें कि भई ये 4 दिन जो है ना, मैं सख्ती से अमल करूँगा जो डॉक्टर साहब ने बताया है, कि मैं हम्म, 1 चपाती या 2 चपाती खाऊँगा, आलू नहीं खाऊँगा, मैं चावल नहीं खाऊँगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगा और मैं सब्जियाँ खाऊँगा या मैं सफ़ेद गोश्त खाऊँगा। अगर मैं लाल गोश्त खाऊँगा तो थोड़ा खाऊँगा। तो उन चीज़ों पे आप अमल कर लें, उसके बाद 2 दिन जाके आप बेशक जो खाएँ। क्यों खाएँ वो 2 दिन? वो इसलिए खाएँ कि आपका दिमाग जो है ना वो शुरू दिन से इस चीज़ के ऊपर उसने अपने आप को बना लिया है कि भाई मुझे तो ये हम्म, ग़िज़ाएँ खानी है, हम्म, मुर्गन ग़िज़ाएँ खानी है, मुझे तो ये खाना चाहिए। अगर आप उसको 2 दिन वो खाना नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। जब वो बिगड़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके बदले में आप बगावत पे एक तरह से उतर आएँगे और हर चीज़ खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, वो अपना वज़न एकदम गिरा देती हैं। हम्म, वो समझती हैं कि मैंने एकदम वज़न गिरा दिया और मैं बहुत ही ज़बरदस्त स्लिम होके मैं मैदान में आ गए। तो क्या हुआ कि आपने कर तो लिया, लेकिन क्या होगा वो एकदम रिबाउंड हो जाएगा, कि वो सही। जो आपने चीज़ें छोड़ दी थी, वो अब आपके ऊपर अटैक करेंगी। हम्म, तो उसमें क्या है कि आप किस तरीके से अपने आप को बॉडी को कंट्रोल करते हैं और वो चीज़ें अवॉइड करते हैं जो आपने अ, छोड़ी थी अपना वज़न कम करने के लिए। तो मेरा सही। मशवरा तो ये होगा, अपने ऊपर जबर करें। अल्लाह की नेमतें बेशक हैं, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि भाई खाओ तो इस तरह से खाओ कि तुम्हारे जिस्म को नुकसान ना पहुँचे। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान कर सकती है। ओके। तो इस चीज़ को पैरा करें, घर वालों से कह दें कि देखो भाई मैं तुम लोगों पे बिल्कुल नहीं चीखूँगा, नाराज़ नहीं होऊँगा, खाना भी खाऊँगा, बस तुम मुझे एक प्लेट बना के दे दो। ये हम्म, प्लेट जो है ना मेरे पास, और तो आप ये कह सकते हैं इस प्लेट में मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि हर घर में तो जो है वो ऐसे खाने नहीं पक सकते जो किसी एक जी, ख़ास आदमी के और जी, सबके लिए बनते हैं, तो लेकिन अब आपके यहाँ बन रहा है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके यहाँ निहारी बन रही है, पाए बन रहे हैं या आपके यहाँ मगज़ बन रहा है या आपके यहाँ जो आइसक्रीमें आ रही हैं, आप खाएँ, थोड़ा-सा ले लें, सही। लेकिन उससे आगे ना जाएँ। उसकी जगह पे आप नट्स खाएँ, आप खूब सारा नट खाएँ, आप वेजिटेबल जितनी चाहें वेजिटेबल खा लें, हरी सब्जियाँ खाएँ आप, जितना चाहें आप फ्रूट खाएँ। अब फ्रूट के अंदर भी आप ये नहीं हो कि तरबूज़ लेके बैठ गए और पूरा तरबूज़ खत्म कर लिया। नहीं, तरबूज़ नहीं खाना है, आम नहीं खाने, केले नहीं खाने, अंगूर नहीं खाने कि आप खाते चले गए। आप उसकी जगह पे खाइए, आप आड़ू खाइए, पियर खाइए, सेब खाइए, हेल्दी एवोकाडो अल्टरनेटिव लीजिए, करना। सरदा, गरमा, खरबूजा ये चीज़ें खाइए, जो आपके हम्म, हेल्थ के लिए अच्छी हैं। सही। तो इस सही। तरीके से अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप अपने हेल्थ को भी, अपने जिस्म को भी कंट्रोल करेंगे। उससे आपकी देखिए, ये सब चीज़ें अगर आप कंट्रोल करते हैं ना, आपकी सोशल लाइफ़ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपके जी, घरवालों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी जो इरिटेशंस हैं, आपकी जो आपकी चिड़चिड़ाहट है, आपकी जी, मिज़ाज में जो गर्मी आ जाती है और आप जो है बात-बात पे भड़क उठते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इतनी चीज़ें आपने अपने ऊपर कर ली, जिसकी वजह से आपका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा। सही। एक इसीलिए फिर जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वही आपकी
ओवरऑल आउटलुक भी बन जाती है और आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करती है। जी, बिल्कुल सही। सही। डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर की क्योंकि हम अपने शो के एंड की तरफ आ रहे हैं। तो आप जाते-जाते जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको क्या एक एडवाइस देंगे अपने हेल्थ के मुतालिक कि उनको क्या जो है फ़ौरी तौर पे अपना लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए, कम खाओ, अच्छा खाओ। हुँ, कम बिल्कुल खाओ, ऐसी बात। अच्छा, ठीक है? और इसी तरीके से जो ज़्यादा खा रहे हो, वो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दो। हुँ, बेशक, जैसे सिगरेट जो पी रहा होता है, उसको एकदम सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। हुँ, लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, जो सुनने वालों को ये जानना चाहिए कि अगर खुदा ना करे वो बीमारी हो गई, तो सारी चीज़ें छूट जाएँगी। आपने बिल्कुल। अपने घरों में देखा होगा कि जिनको शुगर हो गई है, उनको आप कोई चीज़ खाने नहीं देते। जिनको दिल की सही बीमारियाँ बात। हो गई, उनको आप हर चीज़ खाने नहीं देते। उस वक़्त से बचिए। ये सोचिए कि मुझे उस वक़्त से बचना है। उस वक़्त से हुँ, बचने के लिए फिर आप हेल्दी खाने खाएँगे। आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएँगे, आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे स्टायरोफ़ोम का, कम से कम इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक के गिलासों का, प्लास्टिक के अब एक और कॉन्सेप्ट है कि जी वो घर में ऐसे बर्तन आए जाते हैं जिसमें चिपकते नहीं, नॉन स्टिकिंग होते हैं। वो भी केमिकल उसके जी, ऊपर लगाया रहता है, तो नहीं चमक रहा वो, चिपक रहा। तो ये सब अच्छा, चीज़ें आप करें और उसमें आपको फिर नज़र आएगा कुछ दिनों के बाद। ये देखें, ये जो आपने फैट जमा किया है, ये 1 दिन में नहीं जमा किया। ये सालों लगे, महीनों लगे। सालों आप लगेंगे। चाहते हैं कल खत्म हो जाए, ये कल नहीं खत्म होगा। इसके लिए आपको अपने आप को मुतम्मिल मिजाज रखना होगा, इसके ऊपर आपको कारबंद रहना पड़ा होगा और जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर 40 नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ ली, तो आप कभी नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। इसको ये बना लीजिए कि भई मैंने सही, इसको 40 दिन तक के चलाना है इस तरीके से, तो फिर आप देखिए कि आपका वज़न कैसे कम होगा। सही। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, व्यूअर्स के साथ। मुझे पता है कि आई एम श्योर जो घर बैठे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि जो लोग सोच रहे हैं वज़न कम करने का वो इस शो से कुछ टिप्स लेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चेंजेज़ स्टार्ट कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने अपना टाइम निकाला। इसी तरह हम अपने शो के इख्तिताम पे पहुँचे हैं। हम मिलेंगे आपको अगले हफ़्ते एक और ही बेहतरीन एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।